अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। पानी के कतरे की बात करते हैं। पानी का एक कतरा, छोटा सा कतरा होता है। वो कतरा अगर समुंदर में गिरे तो समुंदर में मिल जाता है और फिर वो समुंदर बन जाता है। अगर पानी का कतरा किसी दरिया में गिरे तो वो दरिया में मिल जाता है और दरिया बन जाता है। अगर वो किसी नदी में गिरे तो वो नदी में मिलकर नदी बन जाता है। फिर उस कतरे का वजूद नहीं रहता, फिर उसे उस नदी या उस समुंदर या उस दरिया के नाम से पुकारा जाता है। यही पानी का कतरा अगर कीचड़ में गिरे तो फिर कीचड़ बन जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि आप जिस सोहबत में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे, तरक्की करने वाले, तरक्की चाहने वाले, पढ़ने लिखने वाले, इल्म से मोहब्बत करने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोगों की सोहबत में रहेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। और अगर आप इसके बिल्कुल मुतज़ाद लोगों की सोहबत में रहेंगे तो वही रंग आप पर भी चढ़ जाएगा, वही रंग आप पर भी गालिब आ जाएगा। इसीलिए अपनी सोहबत की फ़िक्र कीजिए कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती है। ये थी आज की आगाज़ की बात। अब चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। गैर कानूनी गैर मुल्कों की वापसी का सिलसिला जारी, मजीद 7,000 से ज़ायद अफराद रवाना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर यूसी 13 के चेयरमैन मुंतखब। अब्दुल कुद्दूस बजुंजो की जगह नवाबजादा खालिद मगसी बाप के सदर बन गए। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का भारत को ख़त लिखने का फैसला। निहत्ते शहरियों पर इसराइल के एक रात में 2,500 हमले, मजीद 280 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी मुतालबात के बावजूद गजा में जंगबंदी नहीं होगी, नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर बाराक ओबामा और बर्नी सैंडर्स भी फट पड़े। उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। हमास सरबराह इस्माइल हनिया। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त देकर भारत ने मुसलसल 8वीं फतह हासिल कर ली। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं मज़ीद न्यूज़ की और बढ़ते हैं जी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। व्हाट्सएप हम सब इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप का जो ये फिनोमिना है, इसने बता दिया है कि जो मशीनें और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी बातें होती हैं, ये सब बेकार बातें होती हैं। मशीनों के पीछे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी पीछे इंसान ही होते हैं जो कि डेटा फराहम करते हैं और फिर उस डेटा की बुनियाद पर वो मशीन आपके सामने रिजल्ट्स या जो भी चीज़ें आप उससे पूछते हैं वो लेकर आती है। तो अब इसको साबित कैसे किया? इसको साबित करने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर लीजिए। एक तो वो चैट जीपीटी वाला मामला बड़ा मशहूर है कि अगर आप उस चैट जीपीटी पर जाएँ और उस पर लिखें कि क्या फ़लस्तीनियों को आज़ादी का हक़ है, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि जी फ़लस्तीनियों को आज़ादी का हक़ के मामला जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, उसके ऊपर बड़ी डिबेट है, फ़लाना ढिमकाना, और वो बड़ी लफाजी और बड़ी कहानी करेगा। लेकिन आप अगर उससे पूछें क्या इसराइलियों को आज़ादी का हक़ हासिल है, तो वो आपको जवाब देगा जी बिल्कुल, दुनिया के किसी भी इंसान की तरह इसराइलियों को आज़ादी का हक़ हासिल है। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है या डिफरेंट जवाब सामने लेकर आता है चैट जीपीटी, और इसको आप चेक करके देख लीजिएगा। तो जब आप चैट जीपीटी को ये डेटा फराहम करने वाले जो लोग हैं उनके जहनों का जो एक बायस्ड ओपिनियन है, ये जो गलाजत है उनकी, उसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ, वो सामने आती है क्योंकि उन्होंने वो पीछे से डेटा ही वही फीड किया हुआ है। अब व्हाट्सएप के मामले पर भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है जी, और इससे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट्सएप भी किस तरीके से फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा में मुलव्विस है। और अगर आप व्हाट्सएप पे जाकर लिखें फ़लस्तीन या फ़लस्तीनी चिल्ड्रन या पैलेस्टाइन चिल्ड्रन, तो जो चीज़ सामने आती है वो है एक बच्चा जिसने बंदूक उठाई हुई होगी। अब ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आप फ़लस्तीनी बच्चों का इमेज, इस वक्त जो पूरी दुनिया के सामने जो इमेज है वो क्या है कि फ़लस्तीनी बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम बॉय पैलेस्टीनियन लिख के सर्च करेंगे, मुस्लिम बॉय पैलेस्टीनियन, तो वो क्या इमेज देगा कि वहाँ के बच्चे ने बंदूक उठाई है, वहाँ का बच्चा दहशतगर्द है और वहाँ का बच्चा इसराइल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ जो है वो आपके सामने व्हाट्सएप लेकर आएगा। अच्छा, और उसी के बिल्कुल बरक्स अगर आप लिखें व्हाट्सएप पर इसराइल बॉय, तो वो जो कार्टून्स आएगा वो आएंगे कि जी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इसराइल के बच्चे व्हाट्सएप के मुताबिक
नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन अगर आप फ़लस्तीनी बच्चे सर्च करेंगे तो आपके सामने आएंगे वो बच्चे जो कि बंदूक उठाए हुए हैं। फिर उसके अलावा एआई की जो ड्राइंग्स हैं उसमें आप इसराइल आर्मी आप सर्च करें तो आपको क्या नज़र आएगा, वो फ़ौजी नज़र आएंगे जो कि मुस्कुरा रहे हैं, वो फ़ौजी नज़र आएंगे जो कि इबादत कर रहे हैं, कोई उसके अंदर गन्स नज़र नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उससे साबित ये होता है कि जो इस तरह की इमेजेस बनाने वाले लोग हैं और जो उनको कनेक्ट करने वाले लोग हैं, जो टैग से कनेक्ट करते हैं, जैसे मुस्लिम बॉय पैलेस्टीनियन आप लिखेंगे तो उसकी फ़ोटोग्राफ जो है वो एक बच्चे की आएगी जो कि जिसने गन उठाई हुई है। वो जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और सारा डेटा बना रहे हैं, तो ये भी सब वो लोग हैं कि जो कि बायस्ड लोग हैं, जानिबदार लोग हैं। इन लोगों के दिलों में, जहनों में इसराइल की एक यूँ कहिए कि मोहब्बत है मौजूद और फ़लस्तीन से और फ़लस्तीनियों से नफ़रत मौजूद है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है कि जब आप देखें, सर्च करें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पूरा जो मामला है ये कहाँ पर जा रहा है। और इसके अलावा एक और भी मामला है और वो मामला जो है वो भी आपको नज़र आएगा, वो भी हमारे मुख्तलिफ़ रिसर्चेस में सामने आ जाता है। इसराइल आर्मी और इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं, जब आप सर्च करते हैं तो आपको नज़र आता है कि जी वो जो लोग हैं, जो फ़ौजी हैं, वो सारे मुस्कुरा रहे हैं। और अगर आप जो है वो बच्चों की जो है वो इमेजेस ढूंढें तो आपको इसराइली बच्चे हाथ में परचम उठाए जो है वो नज़र आएंगे कि वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। आप अपने व्हाट्सएप को देखें, चेक करें और आपको पता लग जाएगा। ये चीज़ें हैं जो कि वेस्ट कर रहा है। और हम ज़ाहिर है हमने चूँकि ना व्हाट्सएप बनाया, ना फेसबुक बनाया, ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है मुसलमानों ने। हम किन कामों में लगे हुए हैं? हम लगे हुए हैं वो शकीरा का कॉन्सर्ट कराने में, हम लगे हुए हैं वो IPL में इन्वेस्टमेंट्स करने में, हम लगे हुए हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप करने में, और हम लगे हुए हैं हैलोवीन मनाने में। ये सारे काम हम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई हमने मज़ीद क्या करना है, हम कोई ढंग का काम भी शायद जो है वो कर लें। अच्छा, कनाडा में एक मुज़ाहरा हुआ जी, कनाडा में एक मुज़ाहरा हुआ और ये मुज़ाहरा बुनियादी तौर पर क्या था कि इस मुज़ाहरे में इसराइल के लिए जो जुमले इस्तेमाल किए गए वो तंज़िया जुमले थे। आप करते हैं जब मुज़ाहरा, उस मुज़ाहरे के अंदर बुनियादी तौर पर या तो आप तकरीर कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो तो होती हैं, लेकिन एक ऐसा मुज़ाहरा जिसके अंदर तंज़ का इस्तेमाल किया गया, वो मुज़ाहरा जो है वो हमारे सामने आया है। इन आवाज़ों के दरमियान एक शख्स आता है जो कहता है कि जी किल मोर चिल्ड्रन, किल मोर चिल्ड्रन। ये मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी में इसराइल नवाज एहतजाज था, जिसमें इसराइल की सब लोग तारीफ़ें कर रहे थे, इसराइल की तरफदारी कर रहे थे और इसराइल को बता रहे थे कि इसराइल जो है वो कितना नेक मुल्क है। और उसमें ये एक साहब हैं जिनका नाम है US एंगलर। ये बेसिकली 2 नवंबर को ये मुज़ाहरा हुआ था और उसमें वो सामने आते हैं और उन्होंने लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाने के लिए कि भाई इसराइल किस तरीके से बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, तो उसने कहा कि जी आप असल में ये नारे लगाइए कि किल मोर चिल्ड्रन, किल मोर चिल्ड्रन, फ़लस्तीनी बच्चों को मार दें। 4000 बच्चे जो मर गए हैं वो काफ़ी नहीं हैं और आपको मज़ीद बच्चे मारने चाहिए। ये बेसिकली उस तंज़ का उन्होंने जो है वो मुज़ाहरा किया वहाँ पर, ताकि लोगों की थोड़ी सी गैरत जगाई जा सके। और ज़ाहिर है गैरत तो खैर क्या जागनी, जो इसराइल नवाज़ हैं, जो इसराइल की पॉलिसीज़ की तरफदारी करते हैं, उन्हें लगता है कि ये इसराइल के सारे मामलात सही हैं, तो बस फिर वो तो चाहेंगे कि ये इसराइल की ही तरफ सारी दुनिया हो और जो जुल्म और बर्बरियत जारी है वो जारी रहे। लेकिन इसके अलावा सारी दुनिया में मुज़ाहरे जारी हैं, मुज़ाहरे हो रहे हैं और मुज़ाहरों में ज़ाहिर है सारे जो इसराइल से मुतालबा कर रहे हैं वो सिर्फ़ एक मुतालबा है कि जंग बंदी हो, फ़ौरन जंग बंदी होनी चाहिए। बरतानिया में, कनाडा, न्यूजीलैंड, तुर्किया, लेबनान, यमन, इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में मुज़ाहिरीन ने आलमी सतह पर गज़ा में जारी जो इसराइली मज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की है
और इंडोनेशिया का शहर है जकार्ता, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए सड़कों पर निकल आए। तकरीबन कोई 2 मिलियन अफराद इस मुजाहरे में शरीक हुए थे, 20 लाख लोग थे इस मुजाहरे में। अच्छा, हमारे यहाँ भी जो मुजाहरे हो रहे हैं, ज़ाहिर लाखों लोग तो खैर मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इन मुजाहरों में शामिल हो रहे हैं या नहीं, लेकिन हज़ारों तो ज़ाहिर है बिल्कुल हैं। लेकिन ये जो दूसरे ममालिक के मुजाहरों की फ़ुटेज आती है, ख़ासतौर पर लंदन की एक फ़ुटेज आई थी, वो देखें आप, या ये अभी जो जकार्ता की फ़ुटेज आई है, इसमें आपको अंदाज़ा होता है कि कितने लोग इस वक्त, उनके दिलों से सिर्फ़ और सिर्फ यही आवाज़ निकल रही है कि फ़लस्तीन एक ज़ालिम रियासत है और इस ज़ालिम रियासत को फ़लस्तीनियों पर अपने जो मज़ालिम हैं वो बंद करने चाहिए। 20 लाख अफराद। चैड के नाम से एक छोटा सा मुल्क है, उसने भी इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करनी है। तो जो गैरत वाले लोग होते हैं या जो गैरतमंद ममालिक होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो मैं आपसे कह रहा था ना, हम क्या करवा रहे हैं, शकीरा चलवा रहे हैं भाई, हमसे मतलब ये कि सऊदी अरब जिसके बारे में ज़ाहिर है हमारी सबकी एक, वो जो सऊदी अरब की सरज़मीन पर चूँकि मक्कतुल मुकर्रमा मौजूद है, मदीनतुल मुनव्वरा मौजूद है, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा उन 2 शहरों के लिए रहेगी, वो ज़रूरी है। लेकिन सऊदी अरब में हो क्या रहा है? रियाद सीज़न 2023 इफ्तिताही तकरीब हुई और वहाँ पर शकीरा का ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ, शानदार कारकर्दगी थी भाई। शकीरा ने वहाँ पर रक़्स किया भी, करवाया भी, और बड़े लोग नाचे, बड़े लोगों ने एंजॉय किया। सामईन जो हैं वो बड़े पुरजोश थे। मौसीकी की बात हो रही है, सकाफ़त की बात हो रही है कि वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त हमने जो है वो सऊदी अरब को उस रास्ते पर डाल दिया है कि अब यहाँ पर ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स होंगे, यहाँ पर रक़्स व सुरूर होगा और यहाँ पर लोग इंजॉय करेंगे। और लोगों का जोश था बड़ा ज़बरदस्त, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, ये जश्न ही था। और बड़े लोग कह रहे हैं कि देखो जश्न ने लोगों को कितना एक जो है वो एंजॉय किया लोगों ने, और कैसे लोग जो है वो यकजा हुए और वो भूल गए कि वो क्या हैं और कौन है, और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय किया। और ये देखें, ये है मौसीकी की ताकत। अब इफ्तिताई तकरीब से कबल कुछ अफवाहें तो फैल रही थी कि रियाज में शायद शकीरा की परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन बाद में फिर सऊदी इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि ये शो होगा, चाहे कुछ भी होता रहे, हम तो ये शो करवाएंगे। तो बस फिर उन्होंने शो करवाया, शकीरा ने नाचा और सारी दुनिया ने देखा। और मतलब इस बुनियादी चीज़ क्या थी कि सऊदी अरब में जश्न आम और फ़लस्तीन में कत्ल आम। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप 2 चीज़ों को ज़रा वेटेज देख लें इसकी, कि मुस्लिम उम्मा जो है, जिसको हम उम्मत कहते हैं, वो कहाँ खड़ी हुई है और वो कर क्या रही है। सऊदी अरब, यमन वाले जो हैं वो हूसी बागी, जो जिनको कहते हैं जी यमन के हूसी जो हैं, उन्होंने मिज़ाइल मारा किसकी तरफ? इसराइल की तरफ। और किसने इंटरसेप्ट किया? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने रोका कि अरे तुम क्यों भाई मिज़ाइल मार रहे हो इसराइलियों को। तो ये सऊदी अरब के माशाल्लाह काम है, अल्लाह ताला उस पर भी रहम फरमाए, हम पर भी रहम फरमाए। ये तो थी जी इसराइल की तरफ से, वो भी बयान आ गया है कि जी हम तो वो कर लेंगे, न्यूक्लियर वेपन मार देंगे और हम जो है वो तबाह कर देंगे उस पर। खैर उस बंदे को बरतरफ तो कर दिया है, लेकिन जो जहनियत है उसका अंदाज़ा हो जाता है आपको कि जितनी नफ़रत भरी हुई है इसराइलियों में फ़लस्तीनियों के हवाले से, वो आपके सामने आ जाती है। अच्छा, हमारे साथ कुछ पाकिस्तान के मामलों की तरफ बढ़ते हैं। ये फ़लस्तीन वाला मामला जो है इसको हम कुछ देर के लिए रोकते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान का एक सूबा है, सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस फैल रहा है जी। अक्सा मीर साहिबा हमारी नुमाइंदा वहाँ से मौजूद है और हम जानेंगे उनसे कि बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस की सूरत हाल क्या है। 8 डॉक्टर्स भी गालिबन जो है वो कॉन्गो का शिकार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक जी। अक्सा बताइए कि इस वक्त कॉन्गो वायरस की क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में? जी बिल्कुल, जैसे कि सभी को पता है कि बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, जैसे कि सभी को पता है कि बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस बहुत ज़्यादा कॉन्गो वायरस से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 80 तक हो गई है, जिनमें से 11 मरीज़ों में कॉन्गो वायरस की तस्दीक भी हो गई है। 4 रोज़ कबल वायरस में मुब्तला डॉक्टर शकरुल्लाह कराची के हस्पताल में दम तोड़ गए। महकमा सेहत की जानिब से सिविल अस्पताल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि रवा साल कॉन्गो से जाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं उनकी
तादाद 18 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी फातिमा जिन्ना अस्पताल में एक मरीज़ जो कांगो के वायरस में मुब्तला था वो दम तोड़ गया। इसके साथ ही जो निगरां वज़ीर आला हैं उन्होंने भी हंगामी सूरत पर जो है ना वो इक़दामात उठाते हुए तमाम तर महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। कांगो वायरस की सबसे ज़्यादा जो फैलाव हम देख रहे हैं वो चमन साइड या फिर अफगानिस्तान बॉर्डर से जो आए हुए लोग हैं उनमें ज़्यादातर जो है ना कांगो वायरस जो है ना वो देखने में आ रहा है। और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी वहाँ पर कायम किया गया है, जबकि मरीज़ों के लिए बेड वगैरह भी वहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान भी है क्योंकि महकमा सेहत वो हमेशा से ही ज़बूहाली का शिकार रहा है। तो कांगो वायरस जैसे जो मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर सहूलियात फराम ना होने की वजह से अब आप देखिए कि सिविल अस्पताल में 5 डॉक्टरों समेत जो 11 वहाँ पर काम करने वाला हमला था, जिनमें जो पैरामेडिक स्टाफ थे वो भी वहाँ पर मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद ही सिविल अस्पताल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वहाँ पर जो मरीज़ों के साथ आने वाले उनके लोग थे उन्हें भी कहा है कि बस वो सिर्फ मरीज़ों के साथ एक ही अफराद यहाँ पर उनके रहने की इजाज़त होगी। लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वायरस जो है ना वो बड़ी तेजी से अक्सर ये बताइएगा कि ये जो कांगो वायरस का मामला शुरू हुआ है ये पिछले महीने से शुरू हुआ, इसकी कोई वजह बताई जा रही है कि ये अचानक से इसमें क्यों इजाफा हो रहा है इन केसेस में? असल में यहाँ पर डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जो लाइफ स्टॉक जो डिपार्टमेंट है ना वहाँ पर स्प्रे करना चाहिए और वहाँ पर इक़दामात उठाने चाहिए, क्योंकि ये वायरस एकदम से ना तेज़ी से फैल रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो ज़्यादातर मरीज़ हैं वो चमन साइड और अफगानिस्तान बॉर्डर से जो यहाँ पर माइग्रेट करके आ रहे हैं उन लोगों में ज़्यादातर इस वायरस की तस्दीक हो रही है। बुखार हो रहा है, एकदम से आँखें सुरख हो रही हैं, जिसके बाद इन मरीज़ों को अस्पताल में तो लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो अस्पताल है वहाँ की सूरत हाल काफ़ी जो है ना वो गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मरीज़ों को वो सहूलियात प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। अब जैसे डॉक्टर हैं जो मसीहा हैं जो मरीज़ों का इलाज करते हैं उन्हें भी अपने इलाज के लिए यहाँ से कराची मुंतकिल किया, लेकिन उनकी हालत इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक थी और वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। अब भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पर मुतासिर हुए हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं जो यहाँ पर मरीज़ों की केयर कर रहे हैं वो भी इस वायरस से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने हंगामी तौर पर ना यहाँ पर इक़दाम तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब देखना अक्सा मीर हमारे साथ थे और हंगामी सूरत हाल है इस वक्त कांगो वायरस के हवाले से बलूचिस्तान में और कांगो वायरस के हवाले से सिंध में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सब लोगों को देखना यह है कि किस तरीके से आप कांगो वायरस से बच सकते हैं, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा जी, और अब हमने जाना है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है हमारी जी, उसकी तरफ हम जाएंगे। और वो खबर आई है जी भारत से। और भारत में ताजमहल हम सब ने देखा है, अब सब जानते हैं ताजमहल को। वो ताजमहल किसने बनाया था? वो ताजमहल आज तक तो यानी कि अभी कोई तकरीबन 10-15 मिनट पहले तक अगर मैंने चेक किया था तो वो जो था ताजमहल वो बनाया था शाहजहां ने। अब मामला क्या हुआ है कि भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली की अदालत जो है वहाँ पर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त जो है वो कहती है कि ये जो ताजमहल है ये मुग़लों ने तामीर नहीं किया था बल्कि किसी और ने बनाया था। जी, ये सब आपके लिए भी एक ऐसी मालूमात होंगी जो कि आप सब हैरान होंगे कि भारत के हाई कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में ये केस आया है कि जिसमें दावा किया गया है कि ताजमहल मुग़लों ने तामीर नहीं किया था। ये एक सख्तगीर हिंदू तंजीम है हिंदू सेना, उसके सदर हैं जी सरजीत सिंह यादव, उनकी तरफ से दायर की गई है दरख्वास्त और उसमें इस्तदा की गई है कि अदालत भारतीय हुकूमत को हिदायत करे कि वो ताजमहल से मुताल्लिक तारीख़ी हक़ाइक़ को दुरुस्त करके दोबारा तारीख़ी किताबें शाया करें। और अदालत ने इस दरख्वास्त को रद्द या फिर समाअत के लिए मंजूर करने का फ़िलहाल कोई फ़ैसला तो नहीं किया है, लेकिन दरख्वास्त में दावा यह किया गया है कि ताजमहल असल में राजा मान सिंह जो है उसका महल था और बाद में मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने महज मुरम्मत करवाई थी इसकी और ये मुग़लों की तामीर नहीं है। तो ये बेसिकली तारीख़ के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है उसका मुज़ाहरा हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत में किस तरीके से शहरों के नामों को मुस्लिम जो नाम थे उनको ख़त्म किया जा रहा है और एक बेसिकली एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व रियासत बनाई जा रही है। उसकी ही ये मिसाल है कि अब तमाम लोगों को ये भी बताया जाएगा कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि मान सिंह का वो महल था और
शाहजहाँ ने तो सिर्फ उसकी मुरम्मत करवाई थी। बहरहाल तारीख़ जो है वो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आज नहीं तो 100 साल बाद तब्दील कर ही देंगे, क्योंकि अगर आपकी जहनीत में है कि आपने तारीख़ तब्दील करनी है तो वो हो जाएगी। बहरहाल जी एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की। और क्रिकेट में आपको पता है कि क्या हुआ है जी, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को भी पछाड़ दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इंडिया जो है वो इस वक्त इतना टॉप पर चल रहा है और इतना आगे जा रहा है कि यूँ लगता है कि बस वर्ल्ड कप इंडिया को दे देना चाहिए कि सर आप ले लीजिए। आपने प्रूव कर दिया है, इस वक्त आप प्रूव कर चुके हैं, 8 में से 8 मैच जीत कर ये बात साबित कर चुके हैं कि इस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम उन ग्राउंड्स पर इंडिया ही है और कोई टीम उसके सामने टिक नहीं पा रही है। तो क्रिकेट की हम बात करेंगे, आपकी कुछ कॉल्स भी लेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप पाकिस्तान जो है उसकी कमबैक तो हुआ है, लेकिन ये कमबैक बहुत देर से हुआ है। शायद देर आयत दुरुस्त आयत वाला मामला यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इस कमबैक पर सभी हैरान हैं, सभी परेशान हैं। एक तरफ इंडिया ने सबको हैरान परेशान किया हुआ है, दूसरी तरफ हैरान परेशान किया हुआ है पाकिस्तान ने। सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुँचने की उम्मीद मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का अभी भी ये गुमान और ये उनका दिल चाहता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब देखेंगे कि होगा क्या। विराट कोहली बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जी कल इनिंग्स खेली, एक और साउथ अफ्रीकन को पछाड़ दिया और विराट कोहली ने 49th सेंचुरी स्कोर कर ली। बर्थडे बॉय विराट कोहली, कल उनकी सालगिरह भी थी 35वीं, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक इनिंग खेल कर अपना और सचिन तेंदुलकर का जो नाम है वो बिल्कुल बराबर बराबर कर दिया है। और सचिन तेंदुलकर ने भी उनसे कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ के 50 सेंचुरियाँ वनडे में बना लेंगे। रायसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में और क्यों रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक ठाक हूं। मेरे ख्याल में दे दिया जाए वर्ल्ड कप, मेरा ख्याल है दे दिया जाए। मतलब एक टीम अगर 8 मैच इतनी कन्विंसिंगली जीती हुई आ रही है, और साउथ अफ्रीका का मैच एक शायद पहला टफ मैच था 14 अक्टूबर के बाद। हाँ। कि 14 अक्टूबर में ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल बैटल था दोनों टीमों का, बट कल का मैच उम्मीद की जा रही थी बिकॉज इट वाज क्लैश ऑफ द टेबल टॉपर्स। साउथ अफ्रीका हर टीम को रोल करती हुई आ रही थी। इंडिया, इट वाज लाइक साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर वर्सेस इंडिया की डेथ बॉलिंग, और इंडिया ने डेथ बॉलिंग तक आने की क्या उसे कहेंगे कि तौफीक ही नहीं दी उनको। जल्दी जल्दी ख़त्म करो, जाके खाना खाना है। और लेकिन ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कोई इसकी कोई लॉजिक समझ में आ रही है कि एक टीम जो कि इतनी अच्छी टीम चल रही है, साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, वो आकर या कोई और भी टीम हो, वो ये 100 रन के अंदर आउट हो रही है टीमें? देखें उनका बॉलिंग अटैक ऐसा कोई आला हो गया है। बॉलिंग अटैक तो इस वक्त जेन्युइनली उनका बहुत अच्छा है, बिकॉज उनके पास हर चीज़ के लिए एक हर फेज के लिए उनके पास इस वक्त दवाई मौजूद मतलब है। शामी से बचो तो यादव आ जाता है, यादव से बचो तो जैसे वनडे में कहते हैं ना कि मिडिल ओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिडिल ओवर्स में उनके पास कुलदीप यादव है, उनके पास जडेजा है, देन उनके पास शामी है मिडिल ओवर्स में, और वो बुमराह आ जाता है। और वो मतलब वेट नहीं करते कि हम आखिरी ओवर में बुमराह को देंगे, जिनको लग रहा है कि जरूरत है तो वो मिडिल ओवर्स में बुमराह को ले आते हैं। और साउथ अफ्रीका का ये है कि हमने देखा है कि जहां भी उनको चेज करना पड़ा है वो फंस गए। वो आइदर नीदरलैंड्स वाला मैच हो, पाकिस्तान वाले मैच में हमने उनको फंसा लिया था, और अभी ये वाला मैच भी। सो शायद ये एक हिंट है बाकी टीमों के लिए, सेमीफाइनल के लिए स्पेशली, अगर आप टॉस जीतते हैं उनको चेज करवा दें, शायद फंस जाएंगे। तो ये उनके लिए जो है वो जरा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, अब चलें, इंडिया तो खैर ठीक है कि ज़बरदस्त तरीके से खेल ही रहा है। फजलुर रहमान साहब हमारे साथ लाहौर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। कॉलर हमारे। अस्सलाम वालेकुम फजलुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई। जी जनाब अली, कैसे हैं आप? क्या चाहते हैं अब आप क्रिकेट वर्ल्ड कप से? अवैस भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक चेंजिंग लाजमी करनी चाहिए। आरिफ रऊफ की जगह हमें कोई अच्छा कोई फास्ट बॉलर रखना चाहिए, जैसे जमान खान है। इसके अलावा अगर कोई और हमारे पास कोई फास्ट बॉलर है अच्छा, उसको टीम में लाजमी रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहे हैं आप? ये सर वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहे हैं?
सर वर्ल्ड कप के बाद मैं सर ये हाँ, मेरा बात- सेट कहता है कि हमें मुकम्मल टीम जो है ना अच्छी करनी चाहिए टीम। जैसे हमारे पास सिर्फ इस वक्त जो टीम है, मौजूदा टीम है, जो प्लेयर हैं शहनशाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, बाकी इसके अलावा हमें पूरी टीम चेंज करनी क्या चाहिए। आप बात कर रहे हैं? रिजवान को भी बदल दें, फखर को भी बदल दें। साहब ने कहा था कि मुझे चेंजिंग बाबर आजम ने नहीं करनी थी। हमारे देख लें इंडिया की टीम देख लें, सीधी सी आपके सामने मिसाल है उनका विकेट कीपर देखें कितना अच्छा हाइट वाला अच्छा प्लेयर है। हमें पूरी टीम तो हमारा रिजवान क्या अच्छा खिलाड़ी नहीं है? हाइट कम है। बात सुनना, है? हाइट हमारे कम पास है ना? कितने कोच आए, कितने बड़े बड़े नाम आए, लेकिन टीम चेंज नहीं कर सके। कोई माफिया अंदर ऐसा बैठा हुआ है, कोई माफिया बैठा हुआ है अंदर, हाँ। प्लेयर है उनको बाहर निकाल देते जो आपके सामने हमारी बस ये टीम का जो माफिया हाल है। ऐसा है कि इसे कौम से माफिया मांगनी पड़ेगी जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ फजलुर रहमान साहब थे। पाकिस्तान पर आते हैं भाई। ये फजलुर रहमान साहब के जज्बात आपने सुन लिए। अच्छा, अब एक जज्बात फ़खर जमान ने भी दिखाए और वो क्या कमाल जज्बात दिखाए। ये कमबैक कैसे हो गया? आई थिंक फ़खर के मुतालिक यही कहा जा सकता है, जब जब उस पर डाउट किया गया उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। वो चाहे 193 वाली इनिंग्स हो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो चाहे वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट निचले नंबरों पे आके बैटिंग करना, हाँ। और इन 2 मैचेस में उसने 18 छक्के लगा दिए, जो कि कंबाइंड किसी भी टूर्नामेंट में पूरी पाकिस्तान टीम को मिला के छक्कों की तादाद से ज़्यादा है। और वो एग्रेसिव प्लेयर तो है, लेकिन ही इज़ नॉट नोन एज ए 6 हिटर एज हाँ, सच। लेकिन लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से वो एक एक्स फैक्टर था। मतलब जब बात हो रही थी वो इसकी नेक्स्ट form- लेवल पर पहुंच गया है उस मामले में, मतलब उस जब मैच बात में हो रही तो थी खैर। कि फॉर्म नहीं लगी हुई, क्या करें, तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि इसका ऑर्डर शायद चेंज करके देख लें कि वो नई बॉल से स्ट्रगल कर रहा है, वो ओल्ड बॉल को नहीं, तो मार हमने ये लेगा। मिस्टेक की कि उसको नहीं इन किया, या वो फॉर्म में इतना नहीं था, या वो क्या फॉर्म में बीमार नहीं था, प्लस उसके नी की इंजरी थी जो कि वो आई थिंक एक अरसे से कैरी करता हुआ आ रहा था, एंड शायद वही वजह थी जो उसके फॉर्म को भी इफेक्ट कर रही थी। अब जब वो रिकवर करके आया एंड ही हैज प्लेड 2 ब्रिलियंट इनिंग्स, और ये वाली तो खैर वर्ल्ड कप की तारीख की जो अच्छी इनिंग्स होंगी उनमें शुमार की जाएगी। लाइक 63 बॉल्स पे आपने 100 कर दिया, आप 400 चेज करने जा रहे हैं, और नजर आ रहा है कि पाकिस्तान कर सकता है ये चेज। 2 मैचेस बट टू लेट। 2 मैचेस ऑलरेडी वही है ना कि वो एक महबूब की वापसी तब हुई जब महबूबा की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, हाँ। और वो कह रहा है ये क्या हुआ है। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ अब नहीं हो ये सकता। वाला ये मामला हो नहीं सकता हाँ, कि ये शादी so नहीं हो अब सकती। न्यूजीलैंड पाकिस्तान और श्रीलंका की और इंग्लैंड के मैच की जो इक्वेशन है वो ये कि अगर वो उस इक्वेशन पर हम बात करते हैं जरा, ताकि लोगों को जरा सही तरीके से समझ में भी आए। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरम, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक सर, है सर। हमारा हाल तो ठीक है, आप बताएं। सर हमारा हाल आपकी तरह ही है। देखे टीम में अब जब इमामुल हक नहीं चल रहा था, एक मैच में चेक किया है, दूसरे में चेक किया है, फिर फखर जमान को क्या जरूरत थी बिठाने की? हाँ, यही तो खामी है ना, ये सिफारिश पे लोग होते हैं। पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हकीकत सर, जब पता है कि एक बंदा है, आप एक मैच में चेक किया, दूसरे में किया, तीसरे में आप देखें ना, चलो उससे आप फखर जमान को बिठाने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी इंजरी थी ना, इंजरी पे तो बैठ जाता है, बिठाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि वो सेमीफाइनल में पहुंचने की कोई उम्मीद है आपको? सर हम तो दुआ ही कर सकते हैं। एक मैं आपको मिसाल दूं जी, अगर आप प्लीज। ऐसी हेलो? देना जी, बताएं बताएं। एक साहब के पास है मैनेजर, हाँ तो 2 भाई थे, आपस में उनका झगड़ा था। हाँ एक भाई ने कहा मैं आपकी लातें तो टांगे तुड़वा दूंगा। हाँ, तो वो मैनेजर क्या साहब के पास है, वो आपका भाई तो इस तरह कह रहे हैं, फिर मेरा क्या होगा? हाँ, उसने कहा मैं दुआ ही कर सकता हूँ। उसने कहा दुआ कर सकते हो तो फिर मैं गाड़ी क्यों ना चला जाऊँ? सही बात है, अगर दुआ ही करनी है तो फिर हम घर ही चले जाएं भाई, और क्या भाई, गेम भी होता है, दुआ तो ठीक है होनी चाहिए, जाहिर है, लेकिन दुआ पर हमारा ईमान है, लेकिन गेम भी उसके साथ होना चाहिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। चले जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब ये जो दुआएं हैं, लेकिन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है कि हमने न्यूजीलैंड को एक अच्छे तरीके से हरा के थोड़ा सा नेट रन रेट अपने हक में, लेकिन अभी भी हैं हम 5वें नंबर पर ही। मैथमेटिकली स्टिल देयर इज अ चांस, बट लेकिन वो चांस इस तरह से है कि अगर न्यूजीलैंड 1 रन से श्रीलंका को हराता है तो हमें 130 के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना होगा। सो ऑब्वियसली जब वो मार्जिन बढ़ता जाएगा तो ये वाला मार्जिन भी बढ़ता जाएगा, तो मर्ज बढ़ता गया, फिर जो दवा की। दुआएं यही की जा सकती हैं कि किसी तरीके से या तो बारिश हो जाए या को श्रीलंका के मोर्चे हो जाए। हाँ, अगर बारिश हो गई, बारिश का वैसे चांस तो है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है बारिश। देखें हमारे मैच में भी हुई तो है, और वहाँ का मौसम
मौसम इस तरह होता है कि हमेशा बेंगलुरु में तो खैर बारिश के मामला होते ही हैं, लेकिन हम ये जो अगर मगर वाले खेल पर भरोसा करके चल रहे हैं, इससे हम बाहर निकल नहीं सकते मेरा ख्याल है। इससे ये आई थिंक हमारा सिग्नेचर बन गया है, और मुसीबत ये है कि हम इसमें प्राइड भी फील करते हैं कि जी हम बड़े अनप्रेडिक्टेबल की बात है ये। अनप्रिडिक्टेबल होना फखर की बात नहीं होती। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड क्लिनिकल। जो टीमें कंसिस्टेंटली एंड क्लिनिकल खेलती भी आती हैं, वो उन पे सबको एतबार भी होता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया के केस में बंदा टूर्नामेंट से पहले कहता है ये तो फेवरेट है। न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेलता तो हमारे इस पे सबसे भी यही कह रहे थे कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल की टीम है, पाकिस्तान सेमीफाइनल की टीम है, हम कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारा वो जो है ना कि हम अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो हम आपकी प्रेडिक्शन को गलत साबित करेंगे, हम नहीं खेलेंगे सेमीफाइनल। मतलब वो किसी ने लिखा था कि पाकिस्तान के अलावा सारी टीमें कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। हमारे केस में ये भी तो कहा जाता है ना कि हमारा मुकाबला अपने आप के साथ ही होता है, आप से ही है, बिल्कुल हम जिस दिन दिल करता है अगली, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 400 के को इस तरीके से चेज करने चले जाएंगे। अच्छा, अगर बारिश ना होती तो क्या ख्याल है, चेज हम कर सकते थे? हाँ, जिस तरह चल रहे थे हम कर सकते थे, लेकिन वो 35 ओवर में चेज ना होता जो हमें न्यूजीलैंड से ऊपर ले जाता, वो ना होता, लेकिन 400 चेज वो तो 400 तो किसी सूरत आप कर लेते, तो 35 ओवर में तो हो ही नहीं होता। लेट 40s में जाके हम कर लेते, जिस तरीके से चल रहा था। बाबर भी थोड़ा सा जो है वो अचानक से नजर आया कि हमने कुछ करना है। क्या वो अग्रेशन है जो कि उनको सामने लेकर आई एक इस मैच में एक आला बैट्समैन के तौर पर दोबारा से, और वो डर था जिसकी वजह से वो पहले परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? देखिए, कैप्टेंसी का प्रेशर होता है, एंड वर्ल्ड कप इज़ अ डिफरेंट टूर्नामेंट एज कम्पेयर टू बायलैटरल सीरीज। बायलैटरल सीरीज में आपको पता होता है कि आपने इसी टीम के साथ बार बार खेलना है। वर्ल्ड कप के केस में आपने आपका कॉन्टेस्ट जो है वो एक डिफरेंट टीम के साथ है, और वहां पे आप थोड़ा सा फंस भी जाते हैं। एंड एक प्रेशर था, एक एक्सपेक्टेशन थी जिसकी वजह से बाबर के वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने पे कोई वो दो राय नहीं, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन वो जिस तरीके से 50 करने के बाद सस्ते में आउट हो रहे थे ना, वो मैचों में तो एक ही जगह पर इट डजंट सूट हिम। मतलब जब इन्होंने 150 किया था तो मुझे याद है मुझे याद नहीं किसने, बट किसी ने ट्वीट किया था कि ये वाला ओडीआई बेस्ट इसके शायान शान है, लेकिन इससे पहले जो इनका ओडीआई बेस्ट था ना, वो इस तरह के पाए के बैट्समैन का के शायान शान ही, तो 150 लेवल का वो प्लेयर है वनडे में। सो वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। एंड उस मैच में फखर एक्सेलरेट कर रहे थे, बाबर वाज होल्डिंग द ट्रेंच ऑन द अदर साइड। वो इसलिए भी कि अगर वहां बाबर आउट हो जाते तो फिर वो इक्वेशन गड़बड़ हो जाती, जिस इक्वेशन की बुनियाद पर हमने वो मैच सऊदी को उसने जो छक्का लगाया था, हाँ, और हमें वो इस सऊदी वाला ही ओवर हमें बचा गया कि जिसमें 20 रन लगे थे, हम 21 रन से आगे थे। अच्छा, परवेज साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अवैध साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर, बस जिस तरह कौम है वैसे ही हम हैं। आप बताइए। नहीं, मैंने तो पहले भी आपसे बात की थी, पिछले जब आप तबसरा कर रहे थे तो मैंने यही कहा था ना कि सर इनको हौसला दें। कैसे हौसला दें, मुझे बताएं, मतलब मैं क्या करूं? आपकी बात मुझे याद आ गई, आपकी कॉल आई थी, मुझे बताएं। देखिए, हम नहीं खेल पा रहे, अभी हमने अच्छा खेला, हम तारीफ कर रहे हैं फखर जमान की, बाबर की, अच्छी बात है। जब नहीं खेलेंगे तो फिर सलवाते सुनाएंगे। ये सब चीजें इनको सिलेक्शन से पहले क्यों नहीं बात की जाती? सब पे बात हो रही थी, बात तो फाइनल तो अब जो पहुंच गया वो पहुंच गया। ये सिलेक्शन से पहले करें, जितना मर्जी इनको दे करें, लेकिन जब ये ग्राउंड में उतर जाते हैं ना, तो मेरी अजान साहब से भी ये रिक्वेस्ट है, जब ये ग्राउंड में उतर जाते हैं फिर इनके हौसले बुलंद कैसे? अच्छा, अब चले आज के सिनेरियो को हम देखते हैं। आज का सिनेरियो है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आपका क्या ख्याल है? मेरी बात साबित हुई है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा। कुदरत ने साथ दिए, बारिश दिखा दी। कुदरत मसला ये है, कुदरत मैच में परफॉर्मेंस वर्सेस कुदरत, वो इंडिया परफॉर्मेंस पर भरोसा करके आता है, हम कहते हैं कुदरत। एक चीज ये याद रख लें अवैध साहब, माशाल्लाह आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये जहन में 10 दफा दोहराएं, अल्लाह से होता है, अल्लाह के। ये तो बिल्कुल है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। हम कौन सा कोई यहाँ पर कोई कुफरिया बातें कर रहे हैं, मतलब जाहिर है अल्लाह ताला से होता है, लेकिन दुआ और दवा। मेरी भी एक क्वेश्चन कोई ले लें कि जितना भी इंडिया जोर लगा ले, टॉपर ये वर्ल्ड कप नहीं लेके जाएगा। अच्छा, ये हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको क्या ख्याल है, डिजर्व करता है या नहीं करता? चले यूं कर ले, डिजर्व करता है, लेकिन डिजर्व करता है, खत्म हो गई बात। दुनिया कहती है डिजर्व करता है, तो वो ऑटोमेटिकली जीत गया। देखिए, गेम है, हमें इनसे ये नहीं है कि अगर वो अच्छा खेला हमें इनकी तारीफ करनी है, हाँ ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को जरा से देखिए पुशअप चाहिए, पुशअप दें अवैध पुशअप। बस मेरे हिसाब से बड़ी देर हो चुकी है सर, हमें बहुत सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। और ये बात तो है कि देखें, अल्लाह ताला पर और दुआओं पर, इस पर तो हमारा ईमान है ही, वो तो है, इट गोज़ विदाउट सेइंग।
लेकिन परफॉर्मेंस भी तो करो ना। मैं ये कलम जो है ना, इस कलम से लिखूंगा तभी पेपर पे कुछ लिखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कलम छोड़ दूं और दुआ करता रहूं या अल्लाह ये कलम उठ के खुद लिखना शुरू कर दे, ये नहीं हो सकता ना। तो ये मेरा मानना ये है कि इट हैज टू बी बोथ वेज। कुरान पाक में भी तो है ना कि आपको वही मिलता है जिसकी आप कोशिश करते हैं। कोशिश करें, बिल्कुल कोशिश करना और इस दुआ से मुझे एक वाकया याद आ गया कि हमारे एक खिलाड़ी बड़े आराम से एक डॉली सा कैच करा के ना आउट होके वापस आ गए। तो नेशनल टीम की बात बता रहा हूँ। तो कोच ने पूछा ये क्या था, कहता वो भाईजान वो जब मैं बैटिंग कर रहा था ना, मेरी अम्मी दुआ कर रही होती तो मुझे यकीन था कि निकल जाएगा। तो कहता उसकी माँ नहीं है, उसकी भी तो है ना, दूसरे खिलाड़ी की भी तो उसकी माँ नहीं दुआ कर रही होगी। खुदा तो सबका है, खुदा तो सबका है, बिल्कुल दुआएं भी सभी कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसने जब नवाजना है तो अफगानिस्तान से हम जब खेलेंगे या खेलते हैं तो फिर वो दोनों साइड पे दुआ चल रही होती है। बिल्कुल ऐसी है, और एक ही अल्लाह से चल रही होती है। बिल्कुल ऐसी है। आप जो कोशिश करते हैं आपको वही मिलता है। अल्लाह ताला खुद भी तो कहता है कि मुझे कोशिश करो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो आप जो मेहनत करते हो तो आपको उसका सिला मिलता है। हम बिल्कुल कुदरत, अल्लाह ताला का निज़ाम, तकदीर, ये सब फैक्टर अपनी जगह हैं और हमें भी कहा भी जाता है कि तकदीर को बात नहीं करनी चाहिए, बट ये सब फैक्टर्स अपनी जगह हैं। लेकिन दुनिया में हर चीज़ की तरह क्रिकेट भी इज़ नॉट, हम कहते हैं क्रिकेट बाय चांस है, बाय चांस सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स है, वो है लूडो। आपको नहीं पता क्या आएगा। बाकी हर खेल दुनिया की तरह क्रिकेट भी, बल्कि जिंदगी के हर मामला इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट। योर कॉज इज गुड, योर इफेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अच्छा खेलोगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब फाइनली अगर हम यूं लेकर चलें कि जी कौन सी टीम जो है वो आपको नजर आती हुई सेमीफाइनल में जाती हुई नजर आ रही है? देखें, दिल तो चलो पाकिस्तान दिल चाहेगा कि पाकिस्तान जाए, बट उसका नुकसान ये होगा ना कि जो हमारी गलतियां वो फिर अंडर द रग वाला सीन हो जाएगा। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया, इंडिया क्वालिफाई कर गया, इन दोनों टीमों को करना चाहिए था। मैं तो अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम को वर्ल्ड कप जीते हुए देखना चाहूंगा तो वो साउथ अफ्रीका है, बिकॉज मुझे एक नया विनर, एक नई स्टोरी पसंद है। सो आइदर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो हमारी मेहरबानी से वो बड़े अच्छे टाइम पे पीक कर गए और अब वो आ गए हैं। फोर्थ टीम अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछें तो न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेलता हुआ आया है वो डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्होंने भी 2-3 मैचेस बहुत सस्ते में हारे हैं, जो कि नुकसान। 4 जीते 4 हारे, ऐसा उनका तो रिकॉर्ड, मतलब अच्छा खासा आ रहे थे और फिर अचानक से उनकी भी गाड़ी, वो उनका भी वही है ना कि वो 5वें गेयर में बैटिंग करनी है, आगे देखी जाएगी मोड़ किस किस्म का आता है। सो और उनको जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है वो अच्छा का कोई चांस है। अफगानिस्तान का चांस है, उनका चांस बिल्कुल है। हम बिल्कुल उनको रूल आउट नहीं कर सकते। जिस किस्म के उनके मैचेस हैं कुछ भी हो सकता है, और वो इन विकेटों पर बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपसेट करते हुए आ रहे हैं, परफॉर्म किया और वो यहाँ तक उनकी पूरी स्टोरी है। और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि वो बड़ी जल्दी एज ए क्रिकेट नेशन डेवलप कर जाएंगे ऑन अ वर्ल्ड स्केल, और उन्होंने किया है। एक टाइम तो उनको लगा, लेकिन आप उनको कंपेयर करें ना विद टीम्स लाइक बांग्लादेश, उनको काफ़ी टाइम लगा इस स्टेज पे आने के लिए। अफगानिस्तान अपना 3रा वर्ल्ड कप प्रॉब्ली खेल रहे हैं और उनका इस वक्त कंटेंशन में होना कि वो सेमीफाइनल खेल सकते हैं, बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जान, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बिल्कुल आराम से मैं बैठा हुआ था, जैसे कि पाकिस्तान की टीम आराम से बैठी हुई है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम उठ चुकी है, मैं भी उठ चुका हूं, और अब बात करेंगे हम एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, और वो आर्टिस्ट जो हैं वो कमाल करते हैं। वो क्या कमाल करते हैं वो आपको कुछ देर में नज़र आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, आपका जो आर्ट है मैं उसके बारे में लोगों को बताना नहीं चाहता हूं कि वो क्या है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही मैं आपसे सवाल करूं आप हर जवाब अलग अलग तरीके से दें, अलग अलग अंदाज में दें जो आपका अंदाज है। क्या ख्याल है, ऐसा कर लें हम, ठीक रहेगा? जी बहुत अच्छा। चले जी, शुरू करते हैं जी, फिर बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं एकदम अच्छा हूं सर, आप बताएं कैसे हैं? तो ये बताइए, ये मिमिक्री जो है आपने आगाज़ कैसे किया इसका? ये बस
अपने गली मोहल्ला में एक शुगल मजाक होता था, ठीक है, तो वहाँ से फिर किसी की भी कॉपी करना, हाँ, आवाज़ पिक करता और थोड़ा थोड़ा चलते रहते। तो फिर ये मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा काम है, तो इसको क्यों ना आगे कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, तो आप किस किस की मिमिक्री करते हैं? कोई ज़रा नमूना अगर हमें दिखा सके। अरे भाई, हमारा नाम शंकर है, क्योंकि प्यार से लोग मुझे चाचा दारा कहते हैं। अरे भाई, क्योंकि दिल जलों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती और सरकार हमें आतंकवादी कहती है। अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और किस आर्टिस्ट की, आर्टिस्टों की लाइन लगा दे। यहाँ पर बैठा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन आप पूछेंगे तो मैं एक एक करके करता रहूँगा बस। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताएं, ये भारतीय जो आर्टिस्ट हैं उसमें नए नए जो हीरोज हैं उनकी भी आप पैरोडी करते हैं, उनकी भी मिमिक्री करते हैं? नहीं, फिलहाल काम जारी है उनके ऊपर भी। फिलहाल तो ये जो थोड़ा सा मैं करता हूँ। तो आप क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछें तो मैं फिर आपको फनी सवाल। तो ये मिमिक्री की कैसे जाती है, किस तरह? मैं आता हूँ उसकी तरफ। मुझे बताइए कि किस तरह ये आवाज़ बनाई कैसे जाती है, ये ट्रिक क्या है, तरीकाकार क्या होता है, ज़रा ये थोड़ा समझाएं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता, बस मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ बाज़ औक़ात, तो इसी तरह ही है। मतलब इसकी आवाज़ बनाने की कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती? नहीं, मैंने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की, बस ये अल्लाह की तरफ से ये मैं कुछ आवाज़ें सुनता हूँ वो, और उस पर थोड़ा सा वर्क करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मैं कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान में किस किस की पैरोडी करते हैं आप? पाकिस्तानियों की तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं की। तो एक वो हमारे शो होते तारक अजीज़, उनका थोड़ा बहुत करता हूँ। हाँ, चलें फिर एक काम करते हैं ना भाई, तारिक अजीज़ साहब, मरहूम तारिक अजीज़ साहब, वो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है और फ़खर जमान छक्के लगा रहे हैं। हो जाए भाई कमेंट्री। देखती आंखें और सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम पहुँचे। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बखूब जानता है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बहुत ही अच्छा मैच जारी है और फ़खर जमान ने हमारे दिल जीत लिए हैं। तो फ़खर जमान को मेरी तरफ से वॉशिंग मशीन मुबारक हो। हाँ। और अब यही कमेंट्री करने के लिए आ गए हैं नाना पाटेकर। अच्छा है। अरे क्या लगा रखा है? जब बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, जब बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती, जब ये दोनों चलते हैं तो फिर फील्डिंग नहीं चलती, जब ये तीनों चलते हैं फिर बारिश आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है तो अंपायर धोखा दे देता है। फिर ये मेरा भाई कहता है जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये क्या लगा रखा है हमारे साथ? अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, वो ऋतिक रोशन की भी आवाज़ आप निकालते हैं? हाँ हाइला, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी दादी माँ कहा करती थी इन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, तुम इनके पीछे बिल्कुल मत लगना, ये किसी भी मोड़ पे धोखा दे सकते हैं। और इनको जादू भी छोड़ के चला गया। हाइला। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। अच्छा, इस फील्ड में आपके कोई उस्ताद हैं या आप माशाल्लाह से, वो जो आप कह रहे हैं कि जी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तो अब किसी से सीखते हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं आगे बात, या अभी भी खुद ही सारा सिलसिला चल रहा है?
नहीं, मैं सीखता तो किसी से नहीं हूँ, खुद ही सारा सिलसिला अभी कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो मिमिक्री की हमारे प्रोग्राम में। और अगर आप हमारे स्टूडियो में मौजूद होते तो और मज़ा आता आपसे जो है वो लाइव बात करने का, लेकिन चूंकि हमारी थोड़ी सी डिस्टेंट कम्युनिकेशन है तो उसके अंदर ज़रा इश्यूज़ रहते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने नाना पाटेकर के स्टाइल में कमेंट्री की, क्या कमाल आ गया जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद शहजाद। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की शो बिज़नेस इंडस्ट्री की एक बड़ी ख़ास शख्सियत से, बड़ी मायानाज शख्सियत से। और ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्हें हम अपने बचपन से देख रहे हैं और बड़ी हमा जहद शख्सियत हैं, क्योंकि मौसीकार भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, थिएटर में भी इन्होंने काम किया, टेलीविज़न पर भी इन्होंने काम किया, प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं और जो काम करते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। आज इनकी ज़िंदगी के हवाले से, पाकिस्तान में कुछ आर्ट पर, लिटरेचर पर, कुछ कल्चर पर बात करेंगे इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद अनम साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद अनम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू 92, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे आऊँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अब मैं जो अभी इंट्रोडक्शन दे रहा था, टेलीविज़न, थिएटर एक्टर, टीवी एक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर, इतने सारे काम आपने किए और कमाल किए। मतलब इतनी वैरायटी कैसे आ सकती है किसी भी शख्सियत में? हमसे तो एक काम सही तरीके से नहीं होता सर। नहीं, ये तो आप की बहुत मेहरबानी है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं हर काम ठीक से करता हूँ। बस वो हर चीज़ को लेके चल रहे हैं साथ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। अल्लाह जिसको सलाहियत दे देता है, ये तो अल्लाह की देन है। हम तो मोहरे होते हैं, चलाने वाला जहाँ चला लेता है, हम चलते हैं, लोगों को अच्छा लग जाता है, वो कहते हैं भाई दोबारा कर लें, अच्छा होता है। तो बस ये उसकी ब्लेसिंग है, हम ये कहते हैं परवरदिगार का एहसान है ये। तो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, एजाज़ आपको यह हासिल है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके कैरियर के उरूज का लम्हा था वो, या अभी उरूज का लम्हा आना है? अगर वो मेरे उरूज का लम्हा था तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी फिर ज़वाल की तरफ शुरू हो जाएगी। नहीं, अभी उरूज आना बाकी है, अभी मज़ीद हनूज उरूज पे जाना है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी बड़ा कुछ करना बाकी है और अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह सर, हम आपको बड़े ज़बरदस्त काम करते हुए मज़ीद तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, तमाम फैंस आपके देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी लिटरेचर फेस्टिवल हुआ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, बड़ी ज़ाहिर है वहाँ पर आवाम थी, बड़ी खलकत थी, बड़ी बातचीत हुई, वहाँ पर लिटरेचर एक्टिविटीज़ थी। लेकिन दुनिया भर में ये बात तस्लीम की जा रही है कि किताबें पढ़ना बुनियादी तौर पर अब ज़वाल का शिकार है और नौजवान नस्ल या तो सोशल मीडिया पर होती है या फिर वो टेक्स्ट की जगह उन्होंने वीडियो फॉर्मेट पर वो आ गए। तो आपके ख्याल में लिटरेचर को माशरे में फैलाने की कोशिश का कितना नतीजा निकल रहा है? नहीं, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है, हमारे मुल्क के लिहाज से तो बहुत ही दुरुस्त है कि किताबों से जो रिश्ता हमारा सदियों से चला आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। हमारे मुल्क में तो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। उसकी अव्वलीन वजह मैं वालिदैन को देता हूँ उसका इल्ज़ाम, अगर बच्चे किताबों से दूर हैं, क्योंकि जो देखिए बच्चा जो है वो बाय एग्जाम्पल सीखता है। हाँ, वो जो देखता है वो करता है। अगर उसके सामने घर वाले किताब उठा के पढ़ें, अखबार उठा के पढ़ें, बड़े जो हैं, तो वो बचपन में उसको आदत हो जाती है कि किताब उठा के पढूं। हमने असल में चूँकि किताब का मकसद शायद माँ बाप ने सिर्फ स्कूल और की किताबें ले लिया है, और स्कूल का एक हवा, एक तलवार सर पे होती है। जो तालीम है उसको बच्चा एंजॉय नहीं करता। जब उसको एंजॉय नहीं करता तो किताबों से वो चिढ़ जाता है, किताबों से चिढ़ता है तो फिर वो जाता है जनाब सोशल मीडिया की तरफ, उसकी रंगीनियों में खो जाता है। तो वो इशू तो है और वो रहेगा। उसी को काउंटर करने के लिए, उसी मसले को हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाए, जो OUP ने इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल किया है। ऐसे फेस्टिवल्स जब होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता
बड़ों को अपनी गलती का एहसास होगा कि हाँ यार हमने बड़ी गलती की, गलती की, बिल्कुल बिल्कुल, और वो बड़ों को देखा देखी बच्चे भी पढ़ेंगे। सो ये तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे फेस्टिवल हों और किताबों से राब्ता रखा जाए, सिलसिला कायम रहे। अखबार पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने, चाहे जाए क्या, किताबें तो दूर की बात है, घरों में अखबार तक नहीं आते, अखबार बंद हो रहे हैं, आपको पता है। टेलीविज़न है, अच्छी बात है, लेकिन अखबार लिखा हुआ हर्फ बहुत ज़रूरी है। इकरा जो बिल्कुल कौम इकरा से शुरू होती है, वो कैसे पढ़ना छोड़ सकते? सही है। अच्छा, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में लिखने वालों की बात करें, माजी में बड़ा शानदार लिटरेचर लिखा गया है, अब शायद उस सतह का लिटरेचर लिखा नहीं जा रहा, कुछ सतहियत ज़्यादा आ गई है और बड़ी शख्सियात से माशरा हमारा महरूम होता जा रहा है। तो आपके ख्याल में क्या आज से 40-50 साल पहले का लिटरेचर और आज का लिटरेचर डिफरेंस क्या है, और हमारा माशरा कहीं कहते रिजाल का शिकार तो नहीं हो गया? एक तो अव्वलीन चीज़ ये है कि वो पढ़ने वाले नहीं रहे। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की खपत नहीं रहेगी वो सौदा मिलना बंद हो जाएगा ना बाजार में। अगर एक जगह पे लोग सिर्फ पकोड़ा खाते हैं, पकोड़े जानते हैं ना, वो खाते हैं, और वो एक शख्स वहाँ पे सुशी की दुकान खोल लेगा, तो वो नहीं चलेगी दुकान सुशी की, कि वहाँ सारे पकोड़े खाने वाले हैं। और वो सुशी खाने वाले कहेंगे कि यार ये तो जो बेचता है सूची, कि वो कहेगा यार यहाँ वो लोगों का ज़र्फ ही नहीं है। पहले ये देखना होता है, फसल जब होती है ना, एक फसल रबी और ख़रीफ की फसल जब होती है, उसके बीच में एक पीरियड आता है जिसको लल पीरियड कहते हैं, जिसमें ज़मीन तैयार की जाती है। सो अब मेरे नज़दीक अभी ज़मीन तैयारी का वक्त है, कुछ साल गुजरेंगे, वो ज़माना था, लोग लिखते थे, लोग पढ़ते थे। अभी आप बहुत इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं, यही पता कर लें कि कौन कौन से घरों में कौन कौन सी किताबें ली जाती हैं, कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं। आपको पता चलेगा वो कह रहे हैं हम किताबें नहीं पढ़ते, बस वो टीवी देख लेते हैं, और किताबें नहीं पढ़ते और टीवी देख लेते हैं। तो उसलिए वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। लिखा जा रहा है, और जब आज के लिखने वाले उतने मैच्योर हो जाएंगे जितने पहले के लिखने वाले थे, तो वो बात वहीं तक पहुंच जाएगी। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जिसकी बड़ी शिद्दत से कमी महसूस की जाती है वो है बच्चों के प्रोग्राम। वो प्रोग्राम कहाँ गए जो बच्चों के टेलीविज़न पर प्रोग्राम आते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये चुपता हुआ सवाल है, ये ऐसा जिहाद है जो मैं अपनी जवानी से कर रहा हूँ कि हम उस कौम में थे कि जहाँ के अदीब बड़े बड़े उदबा ने बच्चों के लिए लिखा, मौलवी इस्माइल मीरठी से लेके सूफ़ी तबस्सुम साहब से लेके फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल को देख लें। लेकिन अब रोना ऐसी बात का है कि चैनल्स तो सब आ गए, ख़बरें सब चला रहे हैं, ड्रामे सब चला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ सब कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का एक भी प्रोग्राम किसी चैनल पे नहीं आता। तो ये तो मुझे लगता है जानबूझ के दुश्मनी की जा रही है। आप क्या इस कौम में बच्चे पैदा होना तो नहीं बंद हो गए ना? या तो अगर आप कहें कि यार यहाँ तो अब बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो मैं तो बहुत भंगड़े डालूंगा, खुशी की बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत है। बच्चे तो उससे 10 गुना तादाद में पैदा हो रहे हैं, और वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको अलिफ बे भी सीखनी है, उनको ABCD भी सीखनी है, उनको 1 2 3 भी सीखनी है। ये पहले काम सारा घरों में हो जाया करता था, टेलीविज़न के प्रोग्रामों के ज़रिए, रेडियो के प्रोग्रामों के ज़रिए। अब वो माँ बाप प्री स्कूल एक चीज़ आ गई है, अभी ये सब पैसा कमाने का काम हो गया। एक बच्चे को प्री स्कूल डाला जाता है, प्री स्कूल से फिर वो मॉन्टेसरी में जाता है, मॉन्टेसरी से वो प्री नर्सरी में जाता है, प्री नर्सरी से फिर वो नर्सरी में आता है। तो माँ बाप समझते हैं भाई पैसा है, निकाले जाओ, लगाए जाओ, स्कूल वाला बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको कमाया जा रहा है, बने जा रहे हैं। तो वालिदैन को अक्ल करनी चाहिए। किताबें मौजूद हैं, सबक याद कराए जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया है। आप कहीं चले जाएं, और शिद्दत से मैं ये एहसास करता हूँ और उसका गिला कर रहा हूँ उन नौजवान वालिदैन से जो छोटे बच्चों के हाथ में, चंद महीने के बच्चों के हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, और वो उस पर पता नहीं क्या देख रहा होता है, कार्टून, और उसके मुंह में जो उसकी नौकरानी है खाने के चम्मच खिलाए चली जाती है। तो ना तो उस खाने में बरकत होगी, ना उस बच्चे के अंदर अक्ल पनपेगी। फ़ोन तो एक ताबकारी रेज़ फेंक रहा है, उसके जहन को नुकसान पहुंचा रहा है, और वालिदैन चूँकि अपनी दुनिया में मगन हैं,
उन्होंने अपनी गप्पे लगानी है, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाना है, उन्होंने अपनी किटी पार्टी अटेंड करनी है, वो बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे। कितने वालिदैन हैं जो बच्चों की स्कूल की किताबें उठा के पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, नहीं पढ़ते। तो ये वालिदैन को होश करनी पड़ेगी, उनको अक्ल के नाखून लेने पड़ेंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुझे बताइएगा आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं, मतलब आपकी नस्ल हो या आपके असातिज़ा हो, उनमें बड़ा एक इज्ज था, इनकिसारी थी, काम पर फोकस था, सादा मिजाज। अब आज अगर आप देखें यंगस्टर्स को, वो थोड़ी सी गुरूर टाइप का, हर बात पर नाराज़ होने वाली नज़र आती है। फ़र्क है दोनों जनरेशन्स में? तरबियत, घरों के माहौल ऐसे नहीं थे, वालिदैन का रोब होता था, वो खाल मिसाल के तौर पे नहीं, वो हकीकतन में देखते थे शेर की निगाह से और खिलाते थे सोने का नेवाला। मजाल नहीं थी हमारी किसी की कि बड़ों के सामने आवाज़ ऊंची कर लें। उस्ताद हमें मार सकता था, हम मार खाते थे। वालिदैन ये कहते थे भैया हड्डियां हमें दे देना, चमड़ी गोश्त आपका है, मारें आप, सीधा करें। अभी तो कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो कोई एक सायरन बजाती हुई गाड़ी आ जाती है, कोई किसी की शिकायत करे। वालिदैन ने बिगाड़ा है, किसी का कसूर नहीं होता। बच्चे कोरा कागज़ होते हैं, स्पंज होते हैं, उनमें जो डालेंगे वो जज्ब कर लेते हैं। आपने हर चीज़ का एक इशू बना लिया है, कोई इशू नहीं। बदतमीज़ को मारनी पड़ेगी तो और क्या होगा भाई? रसूलुल्लाह की हदीस है, कान खोल के सुनिए, कि बाप की मार जो है बच्चे पे वो असर दिखाती है जो खाद पौधे पे दिखाता है, ठीक है ना। ज़्यादा डालोगे तो जल जाएगा, कम डालोगे तो नशोनुमा नहीं होगी। तो जहाँ मार की ज़रूरत है वहाँ मारे भी ज़रूर। ये नहीं है कि मुंह तोड़ दें आप, मकसद है कि सख्ती तो करनी होगी ना आपको। आपकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, आप अपने ही मज़े से नहीं निकल रहे, तो आप औलाद को वक्त दें, औलाद की तरबियत करें। आप जिस भी दीन मज़हब से हों, हर दीन हर मज़हब तहज़ीब सिखाता है, उसको उसके करीब करें। मसाजिद में लेके जाएं, चर्चेज़ में जाएं, मंदिरों में जाएं, आप उनको वो महज़्ज़ब माहौल तो दें। आप अपने बड़ों से तमीज़ से बात करें तो वो बच्चा सीखेगा। आप तो खुद झूठ बोलना सिखा रहे हैं। अम्मी फ़लाने का फ़ोन आया, बोल दो मैं नहीं हूँ। अब्बा वो आए हैं, बोल दो नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आपने कभी सोचा है? आप बच्चों के सामने बैठ के अपने माँ जो है बाप के रिश्तेदारों को बुरा भला कहती है, बाप माँ के रिश्तेदारों को बुरा भला कहता है, माँ बाप एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं, बच्चा क्या सीखेगा? घर में तहज़ीब का नफाज करें, मुहज़्ज़ब बने, अल्लाह का नाम लें, गॉड का नाम लें, प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, अपनी असास ना भूलें, अपनी असल ना भूलें, तब तो जाके माशरा ठीक हो जाएगा। बच्चों का कोई कसूर नहीं है भाईजान, ये कसूर बड़ों का है। अब बच्चे तो बिगड़ गए, उनके बच्चे भी वैसे होंगे। अब आप हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी आती है, वो सीधा दुकान के अंदर गाड़ी खड़ी कर देता है जाके, जैसे सिग्नल भी तोड़ देगा, वो ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ेगा, दुकान के अंदर घुस जाएगा। सरकारी गाड़ी है, नीली बत्ती घूम रही है, पुलिस वाले खड़े में, पिस्तौल लेके खड़े में, वो क्या सीखेगा? जंगली बनेगा, बदतहजीब बनेगा। माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे लोगों में तहजीब नहीं होती। वो कहते हैं ना, शेर है ना फराज का, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर फाइनली हम इस तरफ आएँ कि चले पढ़ने की तरफ हमने राग़िब करना है लोगों को, आपकी पसंदीदा 3 उर्दू की किताबें कौन सी जो आप कहेंगे कि हर एक को पढ़नी चाहिए ज़रूर? देखिए, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है और मेरी बाप की ज़बान मद्रासी है, सही, लेकिन उर्दू मेरी कौमी ज़बान है और मेरी कौम, मेरा पाकिस्तान मेरी माँ का दर्जा रखता है, तो उस नाते से उर्दू मेरी माँ की ज़बान है। मुझे उर्दू से इश्क है, मुझे अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी आती है। उर्दू किताबों के मैं नाम लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान उसको पढ़े। जोश वली आबादी साहब की यादों की बारात पढ़े, उर्दू क्या होती है वो समझ आएगी। आप मिज़ाह समझना हो तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताब पढ़ लीजिए, ज़रगुज़िश पढ़ लीजिए, चराग़ तले पढ़ लीजिए, खाकम बदहन पढ़ लीजिए, आब गुम पढ़ लीजिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर आप पतरस के मज़ामीन पढ़ लीजिए। आप नज़म गज़ल पढ़ना चाहते हैं, गालिब को पढ़िए, आप मीर को पढ़िए, आप फैज़ को पढ़िए, आप सूफ़ी तबस्सुम को पढ़िए। बेतहा आपके पास तो पढ़ने को इतना कुछ है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। मसला सारा है आप चोर हैं पढ़ाई के, किताब से आप कतरा के भाग जाते हैं। आप हमारी अपनी फील्ड में वो
कमतर समझते हैं खुद उस शख्स को जो उर्दू में बात करता है। हाँ। गलत अंग्रेजी बोल के बहुत फख्र महसूस करते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती उनको कि उर्दू नहीं आती उनको। कितनी बुरी बात है। तो ये ध्यान में रखें, आपने उर्दू को एक गाली बना लिया, पंजाबी को गाली बना लिया, पेंडू आप कहते हैं, आप उर्दू मीडियम कहते हैं, आप जी इंग्लिश आप टेढ़ी मुंह करके बोलते हैं, सिर्फ उस पर ग्रामर गलत होती है, सिर्फ एक्सेंट होता है आपका। आप उसका इम्तिहान ले लें, ग्रामर का फेल हो जाएगा वो बच्चा, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ है भाई। उससे तो हो वो 50,000 साल से जो उसके परदादा बाबा ब्लैक शीप गा रहे थे, वो बच्चा आज तक बाबा ब्लैक शीप गा रहा है। ओ भाई केड़ा बाबा ब्लैक शीप, ज़रा हमें वो सुनाओ ना, पहाड़ और गुलेरी सुनाओ बेटा, अल्लामा इकबाल की जुगनू सुनाओ, हमें वो सुनाओ, फिर तो हम माने। तो ये जो बाबा ब्लैक शीप है ना, इससे आप ज़रा जान छुड़ाएं पहले, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। फाइनली बच्चों को क्या दिखाएं, क्या पढ़ाएं, इस हवाले से लोगों को क्या मशवरा देंगे? आप जो घर में आपके वालिदैन ने आपको यकीनन पढ़ाया होगा, आप उसको रिजेक्ट मत करें। अपनी नानी, दादी या सास ससुर या बड़ों की बातों को आप रिजेक्ट ना करें। उन्होंने जो पढ़ा है ना, वो अच्छा ही पढ़ा है। आप अल्लामा इकबाल की नज़्में पढ़ाएं। आप पहले देखिए, मेरा ताल्लुक़ चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल से भी है, और मैं CLF का एम्बेसडर भी हूँ, OUP का भी एम्बेसडर हूँ चिल्ड्रन लिटरेचर का। मैंने बच्चों की किताबें भी लिखी हैं। रिसर्च ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है, इंटरनेशनल साइकोलॉजी, कि जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान नहीं जानता वो कोई और ज़बान में अबूर हासिल नहीं कर सकता। तो चाहे आप पंजाबी, पश्तो, बरोही, बलोची, सिंधी, उर्दू, जो भी आपकी मादरी ज़बान है, पहले आप बच्चे को वो सिखा दें। आप सिखाएं उसको, उर्दू सिखाएं आप। कितने शर्म की बात है, अभी आप एक सर्वे करवा लें, हाँ, मैं शर्तिया कह सकता हूँ 80% से ज़्यादा को अलिफ बे नहीं आती हो। बिल्कुल बिल्कुल। ABCD सबको याद है, सबके बाप अंग्रेज थे, सबकी माँ अंग्रेज थी भाई। ABCD सबको आती है, अलिफ बे शर्म आ जाती है। एक्चुअली आई गो टू दिस, you know, in our school they don't like you, actually पे सारी कहानी लुक जाती है। एक्चुअली तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चों को पढ़ाएं, अपनी ज़बान पढ़ाएं, बड़ी प्यारी ज़बानें हैं। उनको किस्से कहानियाँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सुनाई हैं वो सुनाएं उनको। पंजाबी फोक स्टोरीज़ बड़ी हैं, आपने बच्चों को दिखाना है। मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, और भी होंगे चैनल। मेरा एक चैनल है सीप, CEEP ऑफिशियल, उसमें 100 से ज़्यादा बच्चों के उर्दू की राइम्स हैं, उर्दू की कहानियाँ एनिमेशन के साथ, सब चीज़ मौजूद है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरुए मंजिल ही नहीं। बिल्कुल, बड़ी आपने अहम बात की कि वो जो कुआं है वो प्यासे के पास कभी नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। तो हमें वो प्यासा बनना पड़ेगा और फिर कुएं को ढूंढना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, खालिद अनम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हफ्ते की शब मियां वाली एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला हमारे बहादुर जवानों ने नाकाम बनाया और 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के मुजाहिदीन को किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और ISPR के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स फंक्शन और ऑपरेशनल असासों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान नामी एक गैर मारूफ तंजीम ने कबूल की है और इस तंजीम ने अब तक 6 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। एक तासुर ये भी है कि ये तंजीम जो है ये दरअसल TTP है, लेकिन अफ़गान हुकूमत पर पाकिस्तान के दबाव की वजह से नए नामों के साथ सामने आ रही है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब, इनका कहना यह है कि DI खान पसनी मियांवाली में जो दहशतगर्दों के नाम हैं वो अलग ज़रूर होंगे, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। अब एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या अफ़गान मुहाजिरीन को उनके वतन भेजने का जवाब दिया जा रहा है या इस हवाले से कोई और मामला है। हम बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर जी, वालेकुम सलाम सर, ये कौन है ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान? बड़ा ही गैर मारूफ सा नाम है, लेकिन इनका नाम अब बार बार सामने आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, तो बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जिनको हमारे दुश्मन जो हैं जिनकी आबियारी करते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं,
और जब इनके ऊपर कानूनी चाराजोई होती है या इन पे सैंक्शंस लगती हैं बैनुल अक़वामी, तो ये अफराद एक नई तंजीम, एक नए नाम के तहत, एक नए ब्रांड नेम के तहत अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता ये जो हमले का आपने हवाला दिया या जो हमलों का आपने हवाला दिया, ना सिर्फ मियांवाली के एयरफोर्स बेस के ऊपर, बल्कि आप जानते हैं चंद दिन कबल जो है पसनी में उर्मारा के करीब भी एक हमला हुआ था और उससे थोड़े दिन पहले डेरा इस्माइल खान में भी एक हमला हुआ था। तो आपने नोटिस किया होगा जो इस वक्त ये एक लहर आई है, तो इसके पीछे जो मकासद हैं वो आपको 3 नज़र आते हैं वाज़ेह अंदाज में। पहली बात ये है कि आप ये देखिए कि अगले चंद दिनों के अंदर जो फैटिफ है उसके तहत एक बड़ा एक एक्सटेंसिव रिव्यू होगा भारत का टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी और WMD फाइनेंसिंग के हवाले से भी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ बल्कि इसी फैटिफ के रिव्यू के हवाले से बहुत पेचीदा और जामिया रिव्यू प्रोसेस से कामयाबी से गुजरा है और जिसके नतीजे में हम ग्रे लिस्ट से निकले थे। लेकिन अब इसी प्रोसेस को बहुत एक्सटेंसिवली इंडिया को भी गुजरना होगा और हम समझते हैं कि उसमें बड़े अहम सवाल उठाए जाएंगे। तो ये जो टाइमिंग है, ये तवज्जो भारत के जो मसाइल हैं, उनकी जो टेरर फाइनेंसिंग की पॉलिसी है, जिस तरह आप जानते हैं कि कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको भेजा गया, हाल ही में सिख एक रहनुमा को कनाडा में हलाक किया गया और फिर 8 जो फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स हैं इंडियन, उनको कतर में सजाए मौत हुई इसराइल के लिए जासूसी के नतीजे में। तो ये वो मामलात हैं जो मैं समझता हूँ कि फैटिफ जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल हमारे दुश्मनों की कोशिश है कि वो तवज्जो पाकिस्तान में इस तरह की सरगर्मियों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई करके मबजूल कराएं। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस हमले को नाकाम बना दिया गया और किसी हद तक हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि जब अफगानी जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है, अब जो वापस जा रहे हैं, उनके इस अमल को मुतासिर करने की कोई इस किस्म की हरकत हो सकती है, तो उस एहतमाल के तहत हमारी तमाम जो अफवाज हैं वो पूरी तरह चौकन्ना और चौकस थी। इसी वजह से इस मामले को कामयाबी से बिल्कुल इस बात का क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी अफवाज को कि उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पर ये हमला हुआ था। अच्छा, ये जो उनका वहाँ पर घुसना है दहशतगर्दों का, ये हमारे लिए कितना अलार्मिंग है? देखिए, दुश्मन मतलब इसके भी 3 पहलू हैं। पहली बात यह है कि दुश्मन चाहता क्या, उसके मकासद क्या हैं और फिर उनकी टारगेटिंग स्ट्रेटजी क्या है। ऑब्वियसली देखें आप, इन तीनों हमलों में DI खान, पसनी और मियांवाली में ममासलत ये है कि इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक बात ये साबित होती है कि उनका जो हदफ है दहशतगर्द तंजीमों का, वो कोई एक इदारा, सर्विस नहीं है, ना उनका जो ग्रीवेंस है या उसका जो क्लेम है वो किसी सूबे से या नजरिए से मुंसलिक है। क्योंकि एक हमला जो है KPK में होता है, एक हमला बलूचिस्तान में होता है, एक हमला पंजाब में होता है। तो इसका मतलब है कि कॉमन चीज इसमें जो है वो ये है कि तीनों पाकिस्तान के कौमी सलामती के जो अहम इदारे या तंसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाना मजमूई तौर पे जो है इनका मकसद है। बजाय ये कि कभी वो एयरफोर्स को हमलावर होते हैं, कभी नेवी पे होते हैं, कभी FC पे होते हैं, कभी आर्मी पे होते हैं, कभी पुलिस पे होते हैं। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, दुनिया में उनको बदनाम किया जाए। लेकिन इसका एक पहलू मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत तशवीशनाक है। देखें, जब ये दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरबेस पे हमले की कोशिश की, फिजिकल हमले की, उसी दौरान भारत के बहुत से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनको भरपूर तायीद और हिमायत और हौसला अफजाई हासिल हुई, जो कि इस बात का एक सबूत है कि दरअसल ये दहशतगर्द किसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और किसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। ये बात समझना हमारे नाज़रीन को आपके तवज्जुह से बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मती से कुछ जो मिसगाइडेड एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, जो कि मतलब फौज के खिलाफ या सरकारी इदारों के खिलाफ जो उनका बयानिया है, उन्होंने भी इस मौके पे बदकिस्मती से अफसोसनाक बात है
कि इस जो वही लाइन ली हुई थी उन्होंने, बयानिया है उसको आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी कौमी सलामती के लिए आपके तवज्जुह से नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दहशतगर्द जो हैं दुश्मन, वो दुश्मन के एजेंडे को जो पाकिस्तान में फिजिकली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन में मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, अगर उन्हीं के नजरियात, ख्यालात और जो मामलात की जस्टिफिकेशन या हौसला अफजाई या जो नुकसानात वो हमें पहुंचाना चाहते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करने की जो कोशिश है, उसमें अगर आप शामिल हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बहुत अहम बात है। सर, जो आप बात कर रहे थे बड़ी अहम है, और मैं इंटरनेट पर देख रहा था बहुत सारी गलत बयानियाँ इसी तरीके से आ जाती हैं इस तरह के हमलों के हवाले से। कोई यूरेशियन टाइम्स हैं, वो कह रहा है जी 10 जहाज़ तबाह हो गए पाकिस्तान के, और पता नहीं क्या क्या। अगर आप उस एजेंडे के साथ मिल रहे हैं और बता रहे हैं इस तरह की बातें, तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन के एजेंडे को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के जो जाना सकज़ई साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी वो बेसिकली दो हमारे नेबर्स को ब्लेम कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है एक तरफ तो इंडिया है जिसके साथ हमारी एक रिलेशनशिप का हम सबको पता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है उसके साथ हमारी रिलेशनशिप अब थोड़ी सी मज़ीद हमारी तरफ से जो एक सही काम किया जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग यहाँ पर हैं उनको भिजवाया जा रहा है, उसकी वजह से भी उनको बड़े एतराज़ात हो रहे हैं अफगान जो तालिबान वहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट में है। तो क्या ये कोई नेक्सस है इस वक्त या इन अटैक्स के पीछे जो इन दोनों ममालिक की तरफ से अटैक्स जो है वो कंबाइन होकर किए जा रहे हों? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहली बात ये है कि ये तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो हमारा मशरकी हमसाया है वो इस खित्ते में बालादस्ती चाहता है, और इसके लिए पाकिस्तान ने जब से देखिए पहले 1948 से लेके 1998 तक तकरीबन 40 साल बल्कि 50 साल जो है उसने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कई कोशिशें की। लेकिन जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया और पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो दुनिया पे वाज़ेह कर दी, तो भारत ने बुनियादी तौर पे अपनी जो तस्वीराती हिकमत अमली है उसमें तब्दीली लाई, और उसने दहशतगर्दी को वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके 3 मकासद थे। एक तो ये कि जारी बात है अब एटमी ताकत है पाकिस्तान, उसके खिलाफ आप डायरेक्ट जंग नहीं लड़ सकते, तो आपने दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती शुरू की, पुष्टपनाही शुरू की, पहली बात। दूसरी बात जो है, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक बयानिया मुरतब किया कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल रियासत है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ताकि इन्वेस्टमेंट कोई ना करे, हमारे दोस्त हमारे हवाले से खाइफ हो जाएं। और तीसरा मकसद उसका ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिकॉग्नाइज जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक आज़ादी की तहरीक है कश्मीर की, उसको भी दहशतगर्द तंजीम और मूवमेंट के तौर पर गर्दाना जाए। ये उसके 3 हिकमत अमली के हिस्से थे जो आपको क्लियरली अब नजर आते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुर्बानियाँ दे के हमारे जवानों ने, अफवाज ने और कौम ने जो कामयाबियां हासिल की हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, आपको नजर आता है कि अब चूंकि वो पसपाई इख्तियार कर रहे हैं ये दहशतगर्द कुव्वतें, और पाकिस्तान ने कौमी सलामती के तहत ये फैसला किया है कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको अपने मुल्क रवाना किया जाए, ताकि इनकी सफ़ों में जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनके गिर्द भी कानून का दायरा तंग हो। तो आपको नजर आ रहा है कि इस अमल को मुतासिर करने की, सबोताज करने की ये कोशिशें चल रही हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह ये मियां वाली का हमला नाकाम बनाया गया, हमारी जो अफवाज हैं, हमारी जो सियासी क़यादत है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अज़्म मुसम्मम के तहत इसको अपने मंतकी इंजाम तक इस प्रोसेस को भी पहुंचाएंगी। ना सिर्फ गैर मुल्कियों को जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है अपने मुल्क भेजा जाएगा, बल्कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ हैं वो भी इसी तसलसल से जारी रहेंगी, और हम ताकि इस दुश्मन के एजेंडे को हतमी तौर पर फैसला कुन अंदाज में नाकाम बना सकें। बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सईद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में एक और चीज़ शामिल करते हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई, और ये न्यूज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी लोग जो हैं उन सब को ज़रा सोचना चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं। अगर हम एक आम पाकिस्तानी उसके जिस्म से खून का एक नमूना लें
तो आपको उसकी रगों में, मुझे ये लगता है कि उसकी रगों में खून के बजाय चाय दौड़ रही होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले 5 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और जो स्टेट बैंक है उसकी जानिब से आदाद-ओ-शुमार आए हैं, उसके मुताबिक रवां माली साल की पहली छमाही यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने इस माली साल के शुरू में, उसमें हमने कितनी चाय दरामद की है? $184 मिलियन। हम कहते हैं डॉलर नहीं है जी हमारे पास, हम कहते हैं जी हमारे पास बड़ा मसला है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। $184 मिलियन की चाय हमने 3 महीने में मंगवा ली है। अब आप ये नंबर देख लें जी। अच्छा, गुज़िश्ता माली साल में इसी मुद्दत के मुकाबले में ये 32% ज़्यादा है। पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में हमने 32% कम चाय मंगवाई थी। अच्छा, जो 2023 में जो चाय की दरामदात वो है जी $495 मिलियन। 2022-23 का जो साल हमारा जो जून में एंड हुआ 30 जून को, उसमें हमने ओवरऑल कितनी चाय दरामद की? $495 मिलियन, यानी तकरीबन $500 मिलियन की हम चाय पी गए। अच्छा, अब पाकिस्तान में चाय की ज़रूरियात ख़ुद से पूरी करने की 100% सलाहियत मौजूद है, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने इसकी पैदावार के लिए कोई ऐसी हुकूमत अमली नहीं बनाई है। माहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 1.5 मिलियन एकड़ रकबे पर चाय काश्त करके न सिर्फ आप अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, बल्कि उसे बरामद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मुआशी हालत को बेहतर बना सकते हैं। 1986 में एक तंजीम बनाई गई थी चाय की पैदावार के लिए, और उसने शिंक्यारी में चाय की काश्त के लिए 50 एकड़ अराजी मुख्तस की थी। बाद में फिर वो हाउसिंग सोसाइटीज़ और सनतों के ज़रिए बस सिर्फ 20 एकड़ रह गई। तो अगर हम चाय की ज़रूरत को मुकामी तौर पर पूरा करने के अहल हैं तो हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट की तरफ हम जाएंगे और पाकिस्तान चाय को मुकामी ज़रूरियात जो है उसको भी पूरा कर लेगा, पूरी दुनिया में आप बरामद भी कर सकेंगे। तो अगर हमारे पास ये नंबर्स, अलार्मिंग नंबर्स आते हैं, उसके बावजूद हमारी आँख नहीं खुलती, तो फिर मामला ज़रा संगीन है। सोचो चाय पीने वालों, सोचो। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। खुशखबरी है जी, दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा की सपोर्ट हासिल है। 1 लाख से ज़ायद सेलर्स वहाँ पर मौजूद हैं, 1.5 करोड़ के करीब प्रोडक्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और अब दराज लेकर आ रहा है जी 11/11 सेल। बड़ी ज़बरदस्त ऑफर्स हैं जी इसके ऊपर, और दराज जो है बहुत सारे और नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है। इनके हवाले से हम बात करेंगे। दराज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अम्मार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो बताइए हमारे नाजरीन को कि ये 11/11 क्या है और क्या होने जा रहा है 11/11 को। जी, हर साल हम लोग एक सेल मुनक्किद करते हैं। वैसे तो ये अलीबाबा हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पे बिग फ्राइडे नाम की सेल करते थे, लेकिन पिछले 4 सालों से हम ये 11/11 का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां हम अपने सारे पार्टनर्स को बोलते हैं कि किस तरह पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट जमा करके देना है। सो ये हमारी एक एनुअल सेल है जो कि 11 नवंबर से 21 नवंबर को होती है। अच्छा, तो ये 11 नवंबर से 21 नवंबर तक ये सेल होगी। अब इस पे कितने डिस्काउंट्स होंगे, क्या क्या होगा, क्योंकि फिर मैं जो खरीदारी करना चाह रहा हूँ वो फिर मैं मुलतवी कर दूं चंद दिनों के लिए। ऐसा ही जी, हम लोग की जो कुल रकम बन रही है इस दफा डिस्काउंट के अवेलेबल होगी वो 1 अरब रुपए बन रही है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 1 अरब रुपए कैसे बन रहे हैं। तो हम लोगों के पास कोई 900 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जहां पे जो लोग हमें डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। उसके साथ हमारी कोई 17 से ज्यादा बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है, जो कि आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो उसके ऊपर 15 से 20% का ऑफ फर्दर मिल जाएगा। दराज की अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, फ्री शिपिंग की डील्स भी हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप मिला लें तो इसका तखमीना यह है कि 1 अरब रुपए के डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे लोगों के लिए।
वाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो वैसे ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक हद तक तो है, लेकिन बाहर ज़्यादा है, और आप लोग चूँकि यूँ कहें कि पायनियर्स हैं इस पूरी सिलसिले में, तो ये जो कस्टमर्स हैं और जो इंडस्ट्री है, कैसे ये हम आहंग है, कितनी ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर आप देख रहे हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जी, पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स पिछले 10-12 साल में बड़ी तेजी से ग्रो किया है, लेकिन अभी भी अगर इसकी ग्रोथ के बारे में मैं बताऊं तो जितनी भी पाकिस्तान में अशिया बिकती है ऑफलाइन यानी बाहर बाजार की दुनिया में, पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसका सिर्फ 2% अभी ऑनलाइन है। इंडिया के अंदर आप ये नंबर देख लें तो यह शरह है 7% की, और साउथ ईस्ट एशिया में ये 25% है। चाइना जो कि अलीबाबा हमारी पेरेंट कंपनी है, वहां पे 45% सामान जितना भी मुल्क में बिकता है उसका 45% ऑनलाइन बिकता है। तो अभी पाकिस्तान काफी कम है इस तरीके से यहाँ पे ई कॉमर्स परसेंटेज ऑफ ओवरऑल सेल्स में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जिस तरह इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, लोगों का ट्रस्ट आता जा रहा है, उस तरह लोग अपनी बाइंग बिहेवियर ऑनलाइन आते जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को ऑनलाइन क्या सस्ती चीज़ें मिलती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है वो एक इन्फ्लेशन का भी फैक्टर है, हमारे लोग ज़ाहिर है इन्फ्लेशन हिट हैं हम लोग, लेकिन ये भी देखा गया है कि ऑनलाइन आप देखें तो वो जो कंपनीज हैं उनकी भी कॉस्ट ज़रा कम होती है, तो इट ऑफर्स मोर डिस्काउंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, अगर आप बाजार में दुकान पे सामान बेच रहे होते हैं तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपका रेंट, आपके मजदूर, तो ये सारी जो ओवरहेड कॉस्ट होती हैं या ऑनलाइन शॉप के अंदर कम होती हैं, तो जनरली ऑनलाइन प्राइसेस कम होती हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि अगर आप एक सामान लेने किसी मार्केट जाते हैं, वहां पे एक सामान जो बिक रहा होता है उसकी 9 दुकानें मिलती हैं, तो प्राइस कंपेटिटिव होती है। अब दराज के ऊपर आप समझे पूरे पाकिस्तान की दुकानें अगर एक साथ हैं तो लोगों को पता होता है कि हाँ भाई मैं महंगा नहीं बेच सकता, तो इस वजह से प्राइसेस जनरली कम होती। सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि वो जब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ा सा ट्रस्ट का फैक्टर ज़रा कम होता है, लोगों का एक डर भी होता है, फिर लोगों को ये भी टेंशन होती है कि भाई हम ले लेंगे सामान, हमने देखा नहीं होगा, पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, और फिर वो रिफंड वो होंगे या नहीं होंगे, वापस हो सकेगा नहीं हो सकेगा। इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है दराज की तरफ से? जी देखें, दराज क्योंकि पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जो कि इतने बड़े स्केल पे काम कर रहा है, वैसे तो हर कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनकी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। दराज के बारे में मैं बताता चलूं कि हम हर महीने तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं लोगों को रिफंड्स और रिटर्न्स के अंदर। 750 रुपए से कम का आइटम है तो आप हमें सामान भी वापस ना करें, हम पैसे वापस कर देते हैं। हमने अभी डिलीवरी सर्विस से आपके घर से सामान पिक करने की शुरू कर दी है ताकि कस्टमर के लिए आसानी हो, और 7 दिन से बढ़ा के 14 दिन हमने कर दिया है रिटर्न पीरियड, ताकि अगर आपको 10 दिन के बाद भी सामान समझ नहीं आ रहा है तो हम आपके घर से पिक करके वापस कर लेंगे, ताकि इवेंचुअली कस्टमर सुकून में रहे। विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क, बस मुझे सामान समझ में नहीं आ रहा तो वो वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा? जी जी, रिफंड्स की कुछ पॉलिसीज हैं कि अगर आपको वो काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई डिफेक्ट है या वो वैसा नहीं आया जिस तरह आपने ऑर्डर किया था, वो एक पूरी पॉलिसीज के हिसाब से वो हमसे सामान वापस ले लें। जी जी, जबरदस्त। वरना तो रिफंड की पॉलिसी तो हमारे यहाँ पर शायद ही मैंने कभी सुनी होगी कोई कि रिफंड कर रहा होगा, वरना वो लोग यूजुअली कहते हैं कि जी आप एक्सचेंज कर लें। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए हम हर महीने रिफंड्स पे लगाते हैं, और ताकि इवेंचुअली कस्टमर को ये टेंशन ना हो कि अगर मुझे कोई सामान मेरा समझ नहीं आया तो मेरे पैसे कहीं फंस जाएंगे, तो आके हम इस वजह से रिफंड्स टोटली अप्लाई करके देते हैं। सही। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो मैं पूछ रहा था वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिक्योरिटी इस प्लेटफॉर्म की, वो भी लोगों को बड़ा एक डर होता है कि हमने क्रेडिट कार्ड शॉपिंग कर ली तो पता नहीं सब कुछ हैक हो जाएगा और हम बस लुट जाएंगे। देखें, जो लोकल वेबसाइट्स हैं उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन दराज जैसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दराज अलीबाबा मैनेज्ड कंपनी है, हमारे जो सारी आईटी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्लास अवेलेबल है, और हमारे आज तक हिस्ट्री के अंदर कभी भी कोई इस तरीके की चीज नहीं हुई। तो डेटा और
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हुए तो बिल्कुल ही परेशान ना हो। आप समझे कि वर्ल्ड क्लास लेवल की सिक्योरिटी है, जो कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। तो 11/11 की सेल है जी, और दराज आपके लिए लेकर आया है ये सेल। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें पिछले सालों के मुकाबले में इस साल, तो ये ज़रा ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा ग्रैंड सेल है आपकी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? जी, पिछले साल हम लोगों ने जो डिस्काउंट्स अरेंज करे थे वो 50 करोड़ रुपए के थे, तो इस दफा हम लोगों ने 1 अरब रुपए के डिस्काउंट्स एक्यूमुलेट करें। हम देख रहे थे कि पूरी आवाम जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़ी महंगाई से परेशान है। ये हमारे बाइंग ट्रेंड्स में भी दिखता है कि अगर एक खातून है वो अपने बच्चे के लिए 2500 रुपए का डायपर ले रही थी, वो 1800 रुपए के डायपर पे आ गई है, ब्रांड उन्होंने नीचे कर दिया है अपना। जो 1.5 टन के एसी बिकते थे अब वो 1 टन के ज्यादा बिकना शुरू हो गए। तो हम जनरली देख रहे थे कि लोग प्राइस कॉन्शियस बहुत हो गए और उस हिसाब से वो अपनी बाइंग पैटर्न्स भी चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने पाकिस्तान के सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, सारी बड़े बैंक्स के साथ काम किया, अपनी इन्वेस्टमेंट भी हम लेकर आए ताकि ये 11 दिन हम पूरे पाकिस्तान को एक ऐसी प्राइस दे सकें ताकि वो अपनी फ्यूचर परचेजेस भी अभी कर लें, ताकि उनको ये मौका हो सस्ती चीजें लेने का। हाँ, अच्छा, अब ज़ाहिर है लोग जानते हैं जो दराज के प्लेटफॉर्म और उसकी सेल्स के बारे में, वो तो बड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम यूज़र्स जो होते हैं उनको भी कुछ इस तरह की ऑफर्स होती हैं जो कि बाकी कस्टमर्स से अलग हों? देखिए, हर न्यू यूजर को एक स्पेसिफिक डिस्काउंट मिलता है जो किसी रिटर्निंग कस्टमर को नहीं मिलता, तो नए यूजर्स को तो है ही। लेकिन अमूमन नए यूजर्स को हमें जो प्रॉब्लम दरपेश होती है कि उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्काउंट लेना नहीं आता, तो वाउचर कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइसेस कैसे कम करते हैं। तो ये एजुकेशन भी हम सारे नए यूजर्स को कर रहे हैं कि किस तरीके से डिस्काउंट अवेल किया जाए। पाकिस्तान में क्योंकि ऑनलाइन लिटरेसी उस लेवल पे है नहीं, तो एजुकेशन काफी करनी पड़ती है नए कस्टमर्स को सही प्राइस लेने के लिए। बिल्कुल। फाइनली पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पर भी इसका जाहिर है एक इम्पैक्ट तो होगा। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही पिछले 1-2 साल के अंदर बड़ा टफ टाइम पे थी। जो सारे बड़े ब्रांड्स दराज पे ऑपरेट कर रहे थे उन सबको एलसी ओपन करने में सप्लाई शॉर्टेजेस थी। अब काफी थोड़ी बेहतर सिचुएशन हुई है पिछले 6 महीनों से। तो लोग बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने कुछ पैसे बचा सकें। हमने कोई 11,000 लोगों से ये सर्वे भी करवाया कि अगर आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो 27% लोगों ने बोला हम पैसे बचाएंगे, लेकिन आज भी 55% लोग कह रहे हैं कि भाई हम शॉपिंग करेंगे अगर हमें राइट प्राइस मिल जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि इस दफा लोगों को प्राइस जो है हम वो राइट प्राइस मिलेगी जी दराज के प्लेटफॉर्म पर 11/11 सेल से। और 11/11 यानी 11 नवंबर से 21 नवंबर तक दराज की ये 11/11 सेल चलती रहेगी। आप सब ने वहाँ जाना है और यूज़र बनाना है और बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग करनी है। मैं अभी अपनी सारी शॉपिंग जो करनी है मुझे, वो मैं चंद दिन के लिए मौकूफ़ कर देता हूँ। 11/11 को ये शॉपिंग का आगाज़ होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अम्मार हसन, दराज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।